नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बोल बेधड़क और मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली लोढ़ा। आज हम बात करेंगे बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले बहुप्रतीक्षित उपचुनाव की। कंवर लाल मीणा के निलंबन के बाद ये सीट खाली हुई और अब 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। दिवाली की धूम खत्म होते ही सियासी दलों ने कमर भी कस ली है। होटल रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं, नेता आ जा रहे हैं और मुकाबला जोरदार। कांग्रेस ने दाव लगाया है पूर्व कैबिनेट मंत्री यानी कि प्रमोद जैन भाया पर, जो कि 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो बीजेपी ने चुना है बारां पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन को, जो कि सैनी समाज से आते हैं। लेकिन ट्विस्ट आया है निर्दलीय नरेश मीणा से, जो कि कांग्रेस से बगावत करके मैदान में उतरे हैं। ऊपर से आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका एक्स पर समर्थन भी घोषित कर दिया है। अब सवाल यह है कि त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतेगा अंता का ताज। और आप चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले तमाम मेहमानों का आपसे परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में आशीष हल्दानिया जी मुखातिब हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बीजेपी की तरफ से हितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। एकलव्य सिंह बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी आपके साथ में ही इस चर्चा का आगाज मैं करना चाहूंगी। वैसे ही पहले से ही झटके कम नहीं मिल रहे थे, पहले नरेश जी बागी हो जाते हैं और अब उनको आपका समर्थन मिल रहा है, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल रहा है, एक और बड़ा झटका, क्या रिएक्शन? देखिए, राजस्थान में जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये आज उपचुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग काफी ज्यादा तादाद में हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। आज जो पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा जी हैं, आज वो जिस तरीके से सजा काटने के बाद में ये उपचुनाव की घोषणा होती है। मैंने अभी कल के एक मीडिया चैनल के माध्यम से इनके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का एक बयान सुना था, जिसमें वो कह रहे हैं कि राजनीति में शुद्धिकरण जरूरी है, राजनीति में अपराधियों की आवश्यकता नहीं है। मैं मदन राठौड़ जी से यह बात भी पूछना चाहता हूं जनता चुनाव के साथ साथ कि आपकी पार्टी में कितने अपराधी लोग हैं, कितने अपराधी एमएलए हैं, कितने अपराधी मंत्री हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं? एक मंत्री के ऊपर तो 14 केस चल रहे हैं, एक मंत्री के ऊपर 12 चल रहे हैं, एक पे 8 चल रहे हैं, यहां तक कि गृह राज्य मंत्री के ऊपर केस चल रहा है और सबसे बड़ी बात, सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के ऊपर तक केस चल रहा है। तो ये शुद्धिकरण की बात तो ये ना करें, क्योंकि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती है। और यहां जो उपचुनाव की घोषणा हुई है, इस उपचुनाव में कांग्रेस को किसी से भी कोई डर नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। आशीष जी, आप लोगों के चेहरे बड़े साफ रहे, पाक रहे। नहीं तो मैं यही तो बात कर रहा हूं कि राजनीति में जो शुद्धिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो अपने गिरबान में झांककर क्यों नहीं देखती है? कितना खून, कितने खून से सने हाथ उनके हैं। और इस 21 महीनों में, ये मैं नहीं कह रही, यदि राजस्थान के गिरबान की बात की जाए, ये मैं नहीं कह रही। हमने पिछले रिकॉर्ड भी देखे, प्रमोद जैन भाया पे क्या कभी कोई आरोप नहीं लगे हैं? और अभी अभी मेवाराम जैन की बात कर ली जाए, देखिए, आरोप सिद्ध कीजिए ना। सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, अरे सारी संस्थाएं आपके पास है। 21 महीने से सरकार आपकी है, सिर्फ आरोप लगा देते हैं प्रमोद जैन भाया पर। अरे भाया ने ये कर दिया, भाया ने वो कर दिया। अरे भाया ने जो किया है अंता विधानसभा के लिए, ये पूरी अंता विधानसभा का एक एक नागरिक जानता है, एक एक माता जानती है, बहनें जानती हैं, बालक जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं, युवा जानते हैं कि प्रमोद जैन भाया ने वहां अंता विधानसभा के लिए क्या किया है। कोई यूं ही भामाशाह नहीं कहलाता है। अपना सब कुछ दान करने के बाद में लोग उसे भामाशाह कहते हैं। ये भामाशाह कोई उपाधि अपनी तरफ से नहीं ली जाती। गरीब का दुख, जनता का दुख जिसके दिल में होता है ना, वही सब कुछ करता है। और प्रमोद जैन भाया जी इतने भले इंसान, अगर भारतीय जनता पार्टी को उनमें दोष नजर आता है तो दोष सिद्ध करिए ना। बार बार सिर्फ उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं। अरे जब सीबीआई ने खनन घोटाला, बजरी घोटाले की मांग पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हमारा साथ नहीं दे रही है, तो फिर ये सरकार पलटी क्यों कोर्ट में कि हम सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते? ये सरकार खुद भ्रष्ट है। ठीक है, आप ही के दर्द और तकलीफों का रिएक्शन ले लेती हूँ। हितेंद्र जी, रिएक्शन दीजिए, क्योंकि जिस तरह से, ठीक है, आप लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं और एक सीट के लिए आपने इतनी लंबी चौड़ी सेना वहां पर उतार रखी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। प्रमोद जैन भाया अनुभवी भी है,
दिग्गज भी है, हाड़ौती में उनकी पकड़ भी है और 2 बार नहीं 3 बार वहां पर जीते हैं चुनाव, चाहे 2008 हो, 18 हो और एक बार निर्दलीय के तौर पर। क्या कहेंगे? देखिए, आशीष जी ने गलत ताल छू लिया। इनको इस बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। इनके तो खुद राष्ट्रीय नेता एलओपी जो है वो बेल आउट है, इनकी पार्टी के जमाई साहब। अरे आपके तो मुख्यमंत्री जमानत पे बाहर है, आपके तो मुख्यमंत्री जमानत पे बाहर है, बिना बताए कोर्ट को विदेश चल जाते हैं। गृह राज्य मंत्री के ऊपर केस दर्ज है, ऊर्जा मंत्री के ऊपर केस दर्ज है, किरोड़ी लाल मीणा जी के ऊपर केस दर्ज है, शिक्षा मंत्री के ऊपर केस दर्ज है। अरे अनगिनत कम 60 से 70 विधायक तो ऐसे हैं जिनको आपने टिकट दिया और उनपे आपराधिक मामले केस दर्ज है। भाई मुकदमे दर्ज है 14, 12, 18, 1, 2, 5 कितने गिनाए आपको? अपराध से प्रवृत्ति, अपराध की प्रवृत्ति तो भारतीय जनता पार्टी में है। बात रखने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। हितेंद्र जी बोलिए, हितेंद्र जी बोलिए। हितेंद्र जी बोलिए। हमारे यहाँ पे हमने उसमें हस्तक्षेप नहीं करा। अगर हमारे पर मुकदमे महिपाल जी मदेरना की तरह, बाबूलाल जी नागर की तरह या आपके मेवाराम जैन की तरह फिर बोलने लग गए। अरे सुन लो, पहले सुन के जवाब देना। सुन लो, पहले सुनो, आप उसके बाद जवाब देना। हमारे पे महेश जी जोशी जेल में बैठे हुए, भजन करने के लिए जेल में बैठे हुए हैं क्या? महेश जोशी जी जेल में सत्संग कर रहे हैं क्या? महेश जोशी जी किस लिए जेल में बैठे हैं? वो भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस का नैतिक चरित्र गिरा हुआ है, इसलिए कांग्रेस को इस तरह के मुद्दों पे नहीं बोलना चाहिए। कमललाल जी एक जन आंदोलन के तहत एक कार्यक्रम में उसमें जेल गए थे, हम पे सभी लोगों पे बंदूक दिखाकर जन आंदोलन कर रहे थे। ये कैसा जन आंदोलन है? कौन करेगा? जनता की 21 महीने में तो जंगल राज बना दिया पूरे राजस्थान को। 21 महीने में तो आपने ये हालत कर दी राजस्थान की, आज माफिया पनप रहे राजस्थान में। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से 80,000 वारंटियां राजस्थान आने शरण ले रहे हैं। राजस्थान को लूटने का काम सुशासन की सरकार बनाई है कि माफिया की सरकार बनाई है आपने? ठीक है, चलिए हमारे साथ में एकलव्य जी भी बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। एकलव्य जी, अभी तक तो नरेश मीणा को लेकर के जिस तरह से माहौल बना हुआ था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी उनको सपोर्ट कर दिया है और अरविंद केजरीवाल ने खुल करके एक्स पर पोस्ट किया है। ऐसे में इस फैक्टर को कैसे देखा जाए? देखिए नुपुर जी, अरविंद केजरीवाल तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई फैक्टर नहीं है, परंतु ये चुनाव के बारे में 2-3 बातें जो रखना चाहूँगा। देखिए, एक तो ये चुनाव के जो 2-3 नोटेबल फैक्ट्स हैं आज की डेट में, अब जिस तरह से चुनाव बन चुका है, दोनों ही पार्टियों की रणनीति के अनुसार देखें तो अब ये चुनाव बेसिकली एक दिग्गज वर्सेस कार्यकर्ता हो गया है। और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी से ज्यादा ये मुझे लगता है कि प्रमोद जैन भाया वर्सेस वसुंधरा राजे हो गया है। आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में वसुंधरा राजे जी का ऐसा इन्फ्लुएंस है कि जो बीजेपी के दोनों बागी आपने नोटिस किया होगा, एक तो रामपाल मेघवाल जी थे, उनसे जब कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी वसुंधरा राजे जी से बात हो गई थी, इसलिए मैंने अपना नामांकन विड्रॉ कर लिया। उसी तरह से संतोष सुमन जी ने कहा कि मेरी दुष्यंत सिंह जी से बात हो गई थी, इसलिए मैंने अपना नामांकन वापस कर लिया। दूसरी तरफ देखिए, प्रमोद जैन भाया जो हैं वो भी मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। उन्हें वहां पे 5 चुनाव लड़ने का अनुभव है। आप देखेंगे कि और उसमें से जब भी वो हारे हैं तो उनका मार्जिन, लूजिंग मार्जिन बहुत लो रहा है, और जब भी वो जीते हैं तो उनका मार्जिन बहुत हाई रहा है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए एक फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे अंता की बात हो या जनता की बात हो, अल्टीमेटली होता यह है कि लोगों को चाहिए होता है अपने क्षेत्र के लिए विकास। तो मुझे लगता है अगर यही चुनाव शायद 2028 का होता तो प्रमोद जैन भाया शायद स्वीप कर जाते इसको। लेकिन अभी क्या है कि जनता को एक थोड़ा सा मन में ये फैक्टर जरूर रहता है कि भाई अभी 3 साल इस सरकार के कम से कम हैं, तो अगर इसी मतलब रूलिंग पार्टी का अगर कोई हमारा प्रतिनिधित्व करेगा तो शायद हम अपने क्षेत्र के कुछ काम करवा लेंगे। तो वो एक बीजेपी के पक्ष में बात चली जाती है। और दूसरा, नरेश मीणा
जो अब एक तरह से अकेले निर्दलीय इम्पॉर्टेंट मतलब कैंडिडेट रह गए हैं, वो जरूर मुझे लगता है, जैसे कि हमने पिछले चुनावों में भी देखा है, यदि अगर वो 30-40 हजार वोट की सेंधमारी कर जाते हैं तो क्योंकि उनकी विचारधारा एक तरह से कांग्रेस, हालांकि वो दोनों तरफ ही करेंगे सेंधमारी अपने वोट बैंक में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनकी विचारधारा थोड़ी सी कांग्रेस से मिलती है। आपने देखा होगा कि जो उन्होंने टिकट की भी मांग करी वो राहुल गांधी जी को पोस्ट करके और उनको टैग करके करी, बीजेपी से नहीं करी। तो जो अपनी विचारधारा होती है उसमें सेंधमारी थोड़ी सी ज्यादा करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब वो कांग्रेस को ये दिक्कत वाली बात होगी। बाकी अब ये चुनाव बहुत रोचक हो चुका है। ठीक है, आशीष जी मैं आपके पास में आऊंगी। जैसा कि एकलव्य जी ने सेंधमारी की बात की और दूसरे जो यदि ये कहा जाए दूसरे भी जो विश्लेषक है वो चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि भले ही एक सीट है लेकिन चर्चाओं का बाजार इस वक्त बेहद गर्म है। नरेश मीणा को लेकर के चर्चाएं हैं कि सेंधमारी होती है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा। क्या लगता है, आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात कही एकलव्य जी ने कि भाई प्रमोद जैन भाया जो वहां हैं उन्होंने अंता विधानसभा के लिए क्या किया है ये पूरी अंता विधानसभा जानती है, एक एक बच्चा जानता है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात भी ये कही कि 2008 में जब हम चुनाव जीते थे तो 30,000 के मार्जिन से जीते थे, और 18 में जीते थे तो हम 36,000 के मार्जिन से जीते थे, और जब हमने चुनाव लूज किया था तो हम 3,000 5,000 के मार्जिन से चुनाव हारे थे। लेकिन ये कोई हार बड़ी नहीं है, लोगों का समर्थन प्रमोद जैन भैया के साथ में हमेशा रहा है। और आज की परिस्थिति में देखा जाए तो इन 21 महीनों में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो सजा याफ्ता हैं, जिन्हें अब सजा हो गई है और उनके आपराधिक प्रवृत्ति का होने के बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो ये स्पष्ट हो गया कि अंता की जनता ये चाहती है कि अंता में सुशासन का राज हो, अंता में अच्छे लोग विधायक बनकर जाएं। जो प्रमोद जैन भाया जिस व्यक्तित्व से आते हैं उस व्यक्तित्व से कांग्रेस का हर एक विधायक आता है, और कांग्रेस के विधायक के दिल में सिर्फ जनता के लिए समर्पण होता है, त्याग होता है, सम्मान होता है और उनके कार्य की बात होती है। यहां नरेश मीणा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, हमारी पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़े, लेकिन यहां जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। जनता जान चुकी है कि 21 महीने का यह जंगल राज जो है, इस 21 महीने के जंगल राज में जिस तरीके से हत्याएं हुई है, बलात्कार हुए हैं, पॉक्सो के केस हुए हैं, माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुए हैं, किसानों पर जो अत्याचार हुए हैं, युवाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, वो सब राजस्थान की जनता देख रही है और अंता विधानसभा की जनता देख रही है कि प्रमोद जैन भाया ने किस तरीके से 18 से लेकर 23 तक उनके लिए काम किया था, किस तरीके से वहां सड़कों के प्रोजेक्ट पहुंचे थे, किस तरीके से किसानों को लाभ हुआ था। जब ये गोपालन मंत्री थे उस समय भी किसानों को लाभ हुआ था, पेंशन में भी लाभ हुआ था, हर चीज में अंता विधानसभा की माताओं बहनों सबको लाभ हुआ था। यदि 23 तक इतना कुछ काम किया तो फिर जनता ने उनको आईना क्यों दिखाया, इतना बुरा वाला, इतनी बुरी तरह से पटकनी? देखिए राजस्थान में कई बार क्या होता है, जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो ये धर्म के फिल्म चटा देते हैं, धर्म के नाम पर कर देते हैं, राम के नाम पर कर देते हैं, गाय के नाम पर कर देते हैं, तो ऐसी कोई परिस्थितियां बन जाती हैं। तो इन परिस्थितियों में कई बार चुनाव हार भी जाता है इंसान, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी अंता की जनता का जो मन है, अंता की जनता का जो समर्पण है वो प्रमोद जैन भाया के साथ और कांग्रेस के साथ रहा। इसी का परिणाम है कि 21 महीने के बाद में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति को अंता की जनता स्वीकार नहीं कर रही, राजस्थान की जनता भी स्वीकार नहीं करती है। यही परिणाम होगा कि जब 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो आप देखिएगा प्रमोद जैन भाया कम से कम 20,000 मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये उनका रहा है, जब वो जीतते हैं तो 30 और 36,000 से जीतते हैं। आप ये बात सच बेधड़क पर बोल रहे हैं और उस दिन एक बार फिर से हो सकता है हम एक बार फिर से मुखातिब बिल्कुल जरूर, ठीक है, देखेंगे तब नतीजों की तस्वीर क्या होती है। तेंद्र जी मैं आपके पास में आऊंगी। अंदर खाने क्या आप ये मानते हैं कि ये सीट वाकई में आप लोगों के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है, क्योंकि एक सीट के लिए पूरी की पूरी सेना को लगा दिया जाता है, पूरी फौज उतार दी जाती है। आखिरकार अंदर खाने क्या ये चर्चा है कि वाकई में ये सीट बड़ी चैलेंजिंग तौर पर इसे देखा जा रहा है? लिए हर चुनाव और हर सीट एक चैलेंज के रूप में रहती है। हमारा पूरा नेतृत्व, पूरे कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े चुनाव में हम सब लोग पूरे जनता के बीच में रहते हैं। पूरे 5 साल हम जनता के लिए काम करते हैं और हमने जो वहाँ प्रत्याशी इस बार किए मोरपाल जी सुमन, वो स्थानीय सेवाभावी और जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं। हर आम आदमी उनसे जुड़ा हुआ है, सीधा आदमी की उन तक पहुंचे। कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में, जनता के बीच में बहुत बैरियर है। हम लोग देख रहे हैं जनता उनको नहीं सुनते दे रही है।
जनता कांग्रेस के नेताओं को, प्रत्याशियों को गांवों में नहीं घुसने दे रही। उसके वीडियो सबके बीच में आ रहे हैं, मीडिया चैनल उसको चला रहे हैं। जनता मोरपाल जी सुमन को जिताने का वहां मन बना चुकी है, क्योंकि मोरपाल जी जन भावनाओं के अनुरूप दिए गए प्रत्याशी। वहां की जन भावनाएं थी कि स्थानीय व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य किराने की दुकान चलाने वाले हमारे प्रधान कार्यकर्ता को टिकट दिया है, और जनता अपने साथ के व्यक्ति को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की शासन पे मोहर लगा। 2023 की तस्वीरें हमने देखी, बाजी आप जीतते हैं लेकिन जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं, तब भी यही कॉन्फिडेंस था। 23 में हम जीते हैं ना, 23 में कहां बाजी हार गए हम। नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप जीते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हर्ष होता है ये भी तो आपने देखा है। क्या हर्ष हुआ? कानूनी प्रक्रिया थी, कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर हमारे जो उस समय के विधायक थे कंवरलाल जी, वो आज कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव में से बाहर हुए और उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मतलब ये गर्व की बात है क्या आप लोगों के लिए? चलिए, हमारे साथ में एकलव्य जी भी बने हुए हैं, ये आपके लिए गर्व की बात तो नहीं है। एकलव्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोकल इशू पर दिल्ली मॉडल कितना फिट बैठेगा, क्या लग रहा है, इसका इम्पैक्ट कैसे देखेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है नुपुर जी कि एक तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैसे तो आशीष जी भाई है मेरे, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने शब्द मेरे मुंह में रख दिए। मैंने सिर्फ समीकरणों की बात करी थी, मैंने ये नहीं कहा था कि प्रमोद जैन भाया वहाँ पे स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो मैंने उनके अनुभव की बात करी थी, समीकरण मैंने दोनों तरफ के बताए थे। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नुपुर जी कि ना तो किसने कितना काम किया है, ना जो विकास के मुद्दे हैं, ये चीजें, इनमें से कोई भी चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। सच्चाई ये है वहां पे जमीनी की, ये पूरी तरह से जातिगत समीकरणों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। वहां पे जो एससी के वोट्स हैं, एसटी के वोट्स हैं, मालियों के वोट्स हैं, ये सब लगभग 30 to 50,000 के ब्रैकेट में वोट्स हैं अलग अलग जातियों के, और इसी पे डिपेंड करने वाला है अल्टीमेटली सारे जो, मतलब दोनों ही पार्टियां जो अपने समीकरण वहां पे बैठाने की कोशिश कर रही हैं, और सिर्फ इसीलिए नरेश मीणा भी वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए हैं। तो बाकी ये जो जितने भी हम ये जो बात कर रहे हैं ना कि डेवलपमेंट का फैक्टर, इवन मैं तो कहूंगा कि जो भ्रष्टाचार का फैक्टर की बीजेपी कहती रहती है कि भाई भरत सिंह कुंदनपुर जी ने कहा था कि भाया रे भाया वाला, और ये सारी चीजें, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बॉइल डाउन टू कि वहां पे कौन अपने जातिगत समीकरण सही से साध लेता है, जीत उसी की होगी। बिल्कुल ठीक है। आशीष जी, इसी बात का रिएक्शन लूंगी। जातिगत फैक्टर की बात होती है, नरेश मीणा लगातार यहाँ पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, और कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जातिगत के अलावा युवा फैक्टर भी बड़ा अहम रोल प्ले करता हुआ अभी तक इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में चाहे मीणा हो, उनकी भी मीणाओं में भी काफी अच्छी पकड़ है, धाकड़ों की मैं बात करूं जो रिपोर्ट आई है, और फिर युवाओं की, तीनों बड़े फैक्टर जो है कहीं ना कहीं ये ग्राउंड पर इस तरह के हलचल है कि नरेश मीणा के पाले में ज्यादा मजबूत है। लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे इस चुनौती को लेकर के? देखिए, ऐसा नहीं, जातिगत समीकरण हमेशा सटीक भी बैठते हैं और इनका उपयोग भी होता है, लेकिन अंता विधानसभा क्षेत्र में जनता विकास की ओर देख रही है कि भाई इन 21 महीनों में भजनलाल सरकार ने तो हमारा विकास किया नहीं, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हमें दे दिया। आज वहां की जनता ये सोच रही है, चाहे मीणा समुदाय हो, सैनी समुदाय हो, चाहे फिर वहां पे धाकड़ समुदाय हो, जनरल कास्ट हो या ओबीसी हो, वो सब ये देख रहे हैं कि हमें अच्छा व्यक्ति चुन के भेजना है। नरेश मीणा जी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस समय युवाओं में भी रोष है, वहां के जो स्थानीय लोग उनमें भी रोष है, लेकिन सभ्यता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसका हर्जाना प्रत्याशी को भुगतना पड़ता है। वो अच्छे समझदार राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे साथी रहे हैं, नवोदय विद्यालय के साथी रहे हैं, तो वो जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, इस तरह की भाषा उनसे मतलब ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल है, क्या नवोदय विद्यालय का व्यक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकता है। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, लेकिन जिस तरीके से उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, यह हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या अंता विधानसभा का विकास इस तरीके से संभव होगा? क्या अंता विधानसभा में विकास होगा? क्या अंता को एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ धर्म जाति के नाम पर चुनकर भेजेंगे, जो सिर्फ वहां पर जिस तरीके का भी माहौल चल रहा है उस तरीके का माहौल पूरे 3 साल चलेगा? अंता की जनता इस बात को अस्वीकार करती है। चाहे माली समाज हो, चाहे कोई सा भी समाज हो, सब कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। वोट बढ़ता है, सबके समर्थक हर जाति में होते हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, निर्दलीय के भी हैं, या फिर और जो भी पार्टियां हैं उनके समर्थक होते हैं, लेकिन समर्थक
होते तो समर्थकों का वोट जाता। जो 30% न्यूट्रल वोट है, जो 30% शांत बैठा हुआ है, वो यही देखता है कि हमारे सामने जो कैंडिडेट आया है उसका व्यवहार कैसा है। और यहां व्यवहार में अगर माना जाए तो प्रमोद जैन भाया का कोई मुकाबला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सीधे सज्जन सरल, जैसे ये बता रहे हैं प्रधान रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो उस विधानसभा के हैं कि नहीं, ये उस विधानसभा की जनता को पता है कि वो कहां के हैं, जिले में कौन सी जगह से आते हैं, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, और फिर जीतने के बाद में क्या हाल होगा। क्योंकि भजन लाल जी की सरकार है। जितेंद्र जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार भजन लाल जी की है। और मैं कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ का ओढ़ना ओढ़ती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंता से थोड़ी दूर ही झालावाड़ है, झालावाड़ के 7 मासूम बच्चों का खून आज भारतीय जनता पार्टी के सर है। चाहे वो अंता से भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के प्रत्याशी हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके सर 7 बच्चों का खून है। वहां की जनता उस खून को माफ करने वाली नहीं है। और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था कि अब मैं उस परिवार का भला करूंगा। आज उस परिवार की क्या हालत है। शिक्षा मंत्री जी झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे, भाजपा झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। हितेंद्र जी, आशीष जी जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी रिएक्शन में चाहूंगी। इसके अलावा आप लोगों की उम्मीद क्या है? स्थानीय चेहरा क्या, कुछ किस उम्मीद के आधार पर आप लोग जीत का दम भर रहे हैं? देखिए, आशीष जी को मुझे लगता है कि यहाँ की लोकल जानकारी थोड़ी कम है। लोकल जानकारी पूरी है, आप निश्चित रहिए, सारे राजस्थान की जानकारी है। बीच में बोलने लग जाते हैं, बीच में बोलने लग जाते हैं, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते। ये क्या है? भाया जी बाना के रहने वाले हैं, नरेश जी अचरू के रहने वाले, मोरपाल जी कोयला पंचायत की उनकी पत्नी सरपंच है, वो कोयला के रहने वाले हैं। कोयला इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वही इन तीनों में से एकमात्र स्थानीय प्रत्याशी है। आप गलत बात करें। मोरपाल जी ही स्थानीय में प्रत्याशी और वहां की जनता की मांग थी कि हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, सरल प्रत्याशी चाहिए और जनता के बीच का प्रत्याशी। जनता की मांग को तो आपने कहा माना। इतने दिन तक वसुंधरा राजे जी के दरवाजे पर ढोक देते रहे, माथा टेकते रहे, लास्ट में प्रत्याशी घोषित किया है। अरे जब इतना ही भरोसा था मोरपाल जी पर, तो फिर पहले ने प्रमोद जैन भाया जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? 13 नंबर बंगले पर जाकर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कभी कौन जा रहा है, दिल्ली से फोन आ रहा है, अरे वसुंधरा जी मान जाइए, कैंडिडेट दे दीजिए, हाथ जोड़ते हैं आपके। हितेंद्र जी कहिए। मैच जीतता हमारे लिए, सबके लिए दरवाजे खुले, सभी कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगे। आधा दर्जन से ज्यादा मजबूत दावेदार थे हमारे पास, कांग्रेस के पास अगर एक भी दावेदार हो प्रमोद जी भाया के अलावा तो ये पता नहीं। इसलिए आपके पास जब कोई था ही नहीं तो एक कोई पास दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी, अच्छे लोगों की एक बहुत लंबी लिस्ट थी। हम लोगों ने उनमें से चुनकर, सब लोगों ने चिंतन मंथन कर मोरपाल जी को वहां पे प्रत्याशी बनाया। आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, आपके पास एकमात्र प्रत्याशी प्रमोद जी जैन भाया थे, इसलिए आपने उनको टिकट दिया। चलिए, हमारे साथ में एकलव्य जी लगातार बने हुए। एकलव्य जी, यदि हम 2008-18 को देखें और 2008-18 में कांग्रेस और 13 और 23 में बीजेपी और एक बार निर्दलीय प्रमोद जैन भाया वहां पर आए, तो ऐसे में इस बार 2025 जो है वो किसका हो सकता है? अभी तक के फैक्टर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए नुपुर जी, मैंने शुरू में भी आपको जो बताया, जो समीकरण, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। एक जगह वसुंधरा जी का मेरे ख्याल से जो हड़ौती क्षेत्र में जो प्रभाव है और वहाँ पे एक कार्यकर्ता का उन्होंने चयन किया है, तो देखते हैं क्या होता है। उसी तरह से मैंने आपको बताया, जिस तरह से प्रमोद जैन भाया एक दिग्गज हैं और उनको जो अनुभव है, तो विकास के क्षेत्र को लेके शायद, मतलब इस बार शायद बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो। परंतु देखिए, मैं नुपुर जी अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि इस चुनाव से जो सबसे बड़ी सीख लेने वाली बात है ना, वैसे तो हम कहते रहते हैं, जनता कहती रहती है कि पार्टियों को ठीक से चयन करना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव है जहां मुझे लगता है कि जनता को ना दोनों राजनीतिक पार्टियों से सीख और सबक लेना चाहिए। एक व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में होता है ना, तो उसकी जो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, जो आचरण होना चाहिए, वो ठीक नहीं होने की वजह से दोनों ही पार्टियों ने इस बार जो नरेश मीणा जी को टिकट नहीं दिया, मैं समझता हूं कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है। और समाज को भी चिंतन करना चाहिए कि हम अपने प्रतिनिधियों को किस तरह से चुनना चाहते हैं। बिल्कुल, अब ऐसे में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता अंता का ताज किसको पहनाएगी। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से जो है गंभीरता के साथ में चर्चा की। लेकिन
इंतजार वही बना रहता है कि आखिरकार अंता में अब कौन खिलाएगा गुल, उपचुनाव का दंगल और अंता में किसका होगा मंगल, ये अभी तक सस्पेंस बरकरार है। और फिलहाल इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।